जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन होगा वह होगा बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। बिस्मांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। कल के डाउट में हमारे पास 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक सर पूछा, क्या सर उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों एक ही चीजें हैं? तो उनको ये बताना चाहते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरण क्या होते हैं। उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने में प्रयुक्त हो, है ना, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने या घटाने अर्थात परिवर्तित करने के लिए जो प्रयुक्त हो वो प्यारे बच्चे उत्प्रेरक होता है। और ये जो संपूर्ण घटना होती है ना, संपूर्ण घटना को जो पढ़ा जाएगा उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब ऐसा समझ सकते हैं उत्प्रेरण एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हमको उत्प्रेरक को पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चे, एक बात आपको और भी एक जरूरी सूचना देनी है और हो सकता है कि वो सूचना आप लोग पहले से भी जान चुके होंगे, है ना। आप सभी को ये पता है कि हमारी 23 तारीख से त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। अब काफी बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर इस त्रैमासिक परीक्षा में हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से कहां तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाई ठीक है, आप सभी को इस बात को ध्यान रखना है ना, आप सभी इस बात को ध्यान रखना कि आप उसको कम से कम, मान लीजिए 16 चैप्टर हैं आपके पास। कितने चैप्टर? 16 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर त्रैमासिक की अगर आप बात करिएगा तो कम से कम 5 चैप्टर तो कंप्लीट करके ही चलिएगा। ठीक है ना। कितने चैप्टर तक प्यारे बच्चे? 5 चैप्टर तक हमको लेकर चलना है। ये जो पृष्ठ रसायन चलना है ना, यहां तक आपको लेकर चलना है, यहां तक आपकी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि आपको रसायन बलगत की तक ही पूछा जाना चाहिए, लेकिन हम 5वें चैप्टर तक मानकर चलेंगे कि 5 चैप्टर तक चलेगा। सर हमको तैयारी कैसे करनी है? अरे भैया, केमिस्ट्री के पिता कौन है? नहीं पता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो लेवासी हैं। ठीक है, अब हमको बोलने दीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का पिता नहीं पूछा जाएगा वहां पे। ध्यान सुनिए अब क्या बोलने वाले हैं। अब आपको तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे, हम आपको प्रोवाइड कराए हैं नोट्स में, जो भी हम आपको नोट्स देते हैं उसके नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिपीट मारना है, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा याद करना है। बाकी हम भी आप सभी को क्वेश्चन देते रहेंगे, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। बाकी त्रैमासिक के लिए स्पेशल आपके लिए क्लास चलवाई जाएगी, आपके लिए उसमें गेस किया जाएगा कि कौन से प्रश्न हमारे आ सकते हैं। उसके लिए आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को क्या कराया जाएगा? सॉल्व कराया जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है ना। हाँ, तो काफी बच्चे, आप सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। एक बार यस बोल दीजिए कि हाँ सर। अब हाँ, अंकित कुशवाहा मेरे दोस्त, थोड़ा सा तबीयत मेरा सही कम चल रहा है ना। हम दवाई खाते हैं तब क्लास लेते हैं आपकी, और इसी दवाई के सिलसिले में 1-2 दिन हमको घर भी जाना पड़ा। मेरी तबीयत थोड़ा सा कम सही है और सिलेबस भी मुझे पढ़ाना रहता है, तो सिलेबस के लिए कंटेंट तैयार करना, सारी चीजें, तो इसलिए फार्मूला सीट भी आप थोड़ा सा टाइम लग रहा फार्मूला सीट तैयार करने में। या तो कहिए ऐसे जो कॉपी में हमने आपको पढ़ाया है उसी को छाप करके आपको देते, तो कुछ स्पेशल तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए फार्मूला सीट पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको फार्मूला सीट बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। हाँ सर, पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीकर नहीं है हम लोग, बस ये है कि सिलेबस को पढ़ाते हैं और कोशिश ये रहता है कि सिलेबस से आ जाए। हम ये नहीं कहते कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एग्जैक्ट वही आएगा, और जो ये बोल देगा कि एग्जैक्ट वही आ जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि या तो वो पेपर कहीं से ला के देख लिया होगा तब बता सकते हैं, या तो फिर भाई परमात्मा होंगे तो बात अलग की है। मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। बस ये है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद मंथन करेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है, ये पेपर में आ सकता है, बस आएगा। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए, माता नहीं है केमिस्ट्री की, सिर्फ पिता है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे क्या? बिस्मांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। बिस्मांगी उत्प्रेरण है क्या? जिसमें अभिकारक तो अलग, उत्प्रेरक अलग, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हो। दोनों की यदि अवस्थाएं अलग अलग हो तो उसे आप बिस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और पूरी जो प्रक्रिया होगी वो बिस्मांगी उत्प्रेरण होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है सर। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे बिस्मांगी उत्प्रेरण अधिशोषण सिद्धांत है क्या। हम एनसीईआरटी का पैटर्न पूरा अपनाए हैं, तो एनसीईआरटी के तरीके से ही चल रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चले। भाई पेन छोटा लग रहा है आज, क्या बात है?
आइए पहले चित्र के माध्यम से समझिए। ये है उत्प्रेरक। इसे थोड़ा सा दूर बनाते यार, बहुत छोटा गैप ले लेते हैं तो अच्छा कम लगता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये कोई उत्प्रेरक की सतह है, हम सिर्फ बता रहे हैं भाई। ध्यान समझना। अरे भैया, अरे मेरे भैया, अरे हमारे छोटकऊ काहे लिए परेशान करत हो, है ना? सिर्फ पिता ही है तो इसका जन्म कैसे हुआ? वो कोई लड़का है कि कोई लड़की है कि कोई इंसान है? देखो ये प्यारे बच्चे क्या है, ध्यान से सुनना। ये है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन सा ले रहे हैं? कोई भी उत्प्रेरक ले लें, लेकिन उत्प्रेरक ठोस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? उत्प्रेरक है। इस उत्प्रेरक पर हम दो अभिकारक ले रहे हैं, अभिकारक ए और अभिकारक बी। ये दोनों अभिकारक हैं। कैसे क्रिया होती, ध्यान से समझिएगा। अभिकारक यहां पर हम ऊपर लिख भी देते हैं। ये आपका हो गया ए प्लस बी, एरो। ये प्रोडक्ट में तैयार होता है ए बी के रूप में प्यारे बच्चे। और यहां पर एक उत्प्रेरक प्रयोग हो गया सी। ये क्या हो गया? उत्प्रेरक। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। अभिकारक। गुरुजी केमिस्ट्री का डाउट पूछना है, प्लीज नंबर दीजिए। नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन डाउट आप अपने डाउट सेशन में भेज सकते हैं, है ना? डाउट सेशन जहां पे डाउट भेजे जाते हैं वहां पर भेज दीजिए। कोशिश करेंगे कि आपके डाउट का रिप्लाई जल्दी हम आपको दे दें। ठीक है ना? ध्यान सुनो, ये आपका उत्प्रेरक है, ये है अभिकारक। ये हाथ समझो। अभिकारक ए बी उत्प्रेरक सी की उपस्थिति में ए बी का निर्माण करते हैं। तो ए बी का निर्माण कैसे हुआ, है ना? ए बी का निर्माण कैसे हुआ ये देखना है आपको। तो इन्होंने लिखी क्रियाविधि। क्रियाविधि में कहा कि जो उत्प्रेरक है वो कुछ इस आकार के हैं, और उस उत्प्रेरक पर ये जो अभिकारक हैं सबसे पहले विसरित होते हैं। विसरण का मतलब समझते हैं कितने प्यारे बच्चे? विसरण का मतलब समझते हैं? विसरण मीन्स प्यारे बच्चे प्रवाहित होना। विसरण मीन्स क्या होता है? प्रवाहित होना। तो यहां पर ये उत्प्रेरक है, ये अभिकारक है, तो विसरण की क्रिया होती है। जैसे आपको एक कमरे में अगरबत्ती लगा देते हैं तो वो अगरबत्ती का धुआं चारों कमरों में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो अभिकारक क्या होते हैं? उत्प्रेरक पर जाकर फैल जाते हैं, अर्थात सबसे पहले विसरित होते हैं, है ना? विसरित होते हैं। तो अभिकारक जाकर इस पर क्या हो जाएगा? फैल। अभिकारक ए और बी जाकर इस पर फैल जाएगा। तो भाई इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहां पर आ जाओ, ये हमने इसको कर लिया कॉपी। ठीक है, ये आ गया उत्प्रेरक। तो ये आएगा अभिकारक ए बी इस उत्प्रेरक पर जाकर फैलेगा, और जब फैलेगा तो जाकर के उसी पर जुड़ जाएगा। ये पहले तो विसरित हुआ, गया इसके ऊपर, और जाने के बाद उस पर जाकर ये जुड़ गया। तो यहां पर ए आ गया और ये उत्प्रेरक से क्या हो गया? बी जाकर जुड़ गया। तो ए और बी जाकर जुड़ गए तो क्या हो चुका है? जब किसी सतह पर कुछ जुड़ता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अधिशोषण बोलते हैं। मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक की सतह पर पहले अभिकारक विसरित होते हैं, जाकर प्रवाहित होते हैं, और बाद में जाकर उससे जुड़ जाते हैं, अर्थात उनका अधिशोषण हो जाता है। पहले लिख लो, पहले इसको समझ लो। समझ गए? तो पहले अभिकारक विसरित होगा और बाद में जाकर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके आगे की कहानी क्या होगी? उसके आगे की कहानी ये होगी प्यारे बच्चे, यहां पर जो अभिकारक है ये फिर आपस में धीरे 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 क्या हो जाएगा? जुड़ना शुरू हो जाएगा, है ना? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ना शुरू हो जाएंगे। कौन जुड़ना शुरू हो जाएगा? ये जो अभिकारक ए और बी हैं ये धीरे धीरे आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहां पर बनेगा एक मध्यवर्ती यौगिक।
क्या बनेगा प्यारे बच्चे? मध्यवर्ती यौगिक। ठीक है, और जब ये मध्यवर्ती धीरे धीरे जुड़ गया, पहले तो विस्तृत हुआ, फिर जाकर उसके ऊपर जुड़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? जुड़ना शुरू हो गया, है ना। और जब ये जुड़ जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो लास्ट में प्यारे बच्चे क्या होगा कि ए और बी आपस में, है ना, आपस में पूरी तरीके से मिल जाएंगे। पहले तो धीरे धीरे जुड़ेंगे, फिर यही ए और बी आपस में पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। अर्थात आप सभी को बताया गया था कि पहले अभिकारक, है ना, अभिकारक टूटते हैं तो सबसे पहले मध्यवर्ती बनाते हैं, और मध्यवर्ती अस्थायी होता है, और वो अस्थायी जैसे बनेगा वैसे कन्वर्ट किस में हो जाएगा भाई? डायरेक्ट जाकर के ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। गोविंद परी कह रहे हैं कि सर डाउट सेशन का नहीं मालूम, काहे लिए कॉपी पेस्ट कर रहा है भाई? जहां पर लाइव क्लास कर रहे हो उसी के नीचे देखो तो डाउट लिखा होगा, उसी डाउट पर जाइए। जो आपके क्वेश्चन हो, फोटो अपलोड करना तो फोटो अपलोड कर लीजिए, और डाउट पूछना तो डाउट, बस सिंपल सा है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जब भी मध्यवर्ती यौगिक बनता है तो मध्यवर्ती यौगिक अस्थायी होता, मतलब क्षणिक होता है। तो जैसे ही मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, ये ए और बी, है ना, ए और बी ये मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया? उत्पाद हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो अभिकारक है, सॉरी, पूरा का पूरा जो उत्प्रेरक है, यह भी खाली हो जाएगा। यह पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ये उत्प्रेरक। तो ये किस क्रिया द्वारा होता है? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई अगर जुड़ा है, किसी पृष्ठ पर आकर जुड़ा है, और वो उसकी जगह को छोड़कर चला जाता है, तो वो किस क्रिया द्वारा होता है? तो वो विशोषण क्रिया द्वारा होता है। विशोषण क्रिया द्वारा उस जगह को छोड़ देता है। बस यही है प्यारे बच्चे आपका क्या? यही है आप सभी का विषमांगी उत्प्रेरण सिद्धांत। और गर्मी तो भाई बहुत तेज पड़ रही है, तो गर्मी तेज पड़ रही है तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है कि अपनी सेहत को ज्यादा ध्यान रखिएगा। खूब अच्छे तरीके से पानी पीते रहिए, खूब जितना पानी पी जाइएगा। पानी खाना कम खाइएगा, लेकिन पानी खूब दुबक के पीजिएगा, खूब ढंग से पीजिएगा। अच्छा, ठीक है प्यारे बच्चे, सिंपल सा है भाई। क्या हमने बोला कि सबसे पहले जो उत्प्रेरक होता है, ठीक है, ये जो उत्प्रेरक होता है और ये अभिकारक है, तो ये विसरण क्रिया द्वारा, विसरण मीन्स फैलना जाकर के उस पर प्रवाहित हो जाना, तो उत्प्रेरक के ऊपर पहले अभिकारक जाकर प्रवाहित होते हैं। यस सर, और जब प्रवाहित होते हैं, है ना, जब क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, तो प्रवाहित होकर आकर उसकी सतह पर जुड़ जाते हैं। तो पहले प्रवाहित हुआ तो विसरण की क्रिया, और जो आकर जुड़े तो क्या हो गया? अधिशोषण। अधिशोषण हो गया। जब ये अधिशोषण हो जाता है तो ए और बी धीरे धीरे मिलना शुरू कर देते हैं, और बनाते क्या है? ए और बी आपस में मिलकर एक मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया किसका? मध्यवर्ती यौगिक का। और फिर ये विशोषण की क्रिया द्वारा यहां पर जो ए और बी मध्यवर्ती यौगिक बनाए हैं, विशोषण क्रिया द्वारा ये कन्वर्ट होते हैं उत्पाद में, मुख्य उत्पाद में, और विशोषण की क्रिया द्वारा इस सतह को छोड़कर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, और ए बी का निर्माण कर लेते हैं, और उत्प्रेरक की सतह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, और यह क्रिया चलती रहती है और उत्पाद का निर्माण होता रहता है। बोलो, समझ में आ गया भाई? अरे सिंपल सा है। एक बच्चा है, ऐसे ऐसे करके है, उसकी आईडी पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क है, और वो मुझे कह रहा है कि सर इतना छोटा सा टॉपिक लगाने के लिए 17 मिनट लगा दिए। क्या हमने खड़े होकर के किसी से बात की? किसी को हमने बोला? किसी को हमने खत्म किया? किसी को आकर के किसी प्रकार की अनाप शनाप की बातें बोली हो हमने? दोस्त, बोलने से पहले सोचो कि मास्टर आपके सामने आकर खड़ा हुआ और कुछ नहीं बोला आपसे, सीधे आया, आपके जो भी था वो सामने आकर बोला, आपके लिए रिलेटेड के लिए बोला, और हमने कुछ नहीं बोला। क्या इसको छोड़ करके हम चले जाएं? हमने आपको क्या नहीं बताया? बोलने से पहले सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं। मास्टर मर जाए ना तब भी कोई नहीं, बस बोलो। सबको पसंद नहीं आ सकते, ये तो क्लियर है। सबको तो नहीं पसंद आ सकते, पता नहीं किस चीज की दिक्कत रहती है। ठीक है, विशोषण मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? विशोषण मीन्स प्यारे बच्चे, किसी, जैसे यहां पर मान लो कुछ लगा है और उसको अपनी हाथ से मिटा दो, है ना,
अपनी हाथ को क्या कर देगा, ऐसे हाथ पर कुछ लगाओ, उसको साफ कर दीजिए, तो कण क्या हो गए, उस सतह को छोड़कर चले गए। तो बस यही है, ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि कोई भी कमेंट करने से पहले आप लोग सोचा करो कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके लिए कितनी, अपना आत्मविश्वास हम आपको बता रहे हैं दोस्त, कि आप नहीं मानते होंगे लेकिन हम आपसे मानते हैं कि कभी मेरे सामने अगर आप खड़े होइएगा तो विवेक गुरु जी से सम्मान आपका कोई कर देगा तो बताइएगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं है, टीचर को बच्चे बोल देते हैं, टीचर सुन भी लेता है, क्योंकि टीचर जैसा बनना बहुत मुश्किल है, ये भी आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है ना। टीचर जैसा बन जाइए, टीचर बन जाइए, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आइए पहले इस पॉइंट को हम एक एक करके लिखते हैं प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए, ठीक है। आइए इस एक एक पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं। पहला पॉइंट यही है, यहां पर लिखेंगे इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है ना। कौन कौन से बिंदु है प्यारे बच्चे, तो पहला बिंदु तो यही है, उत्प्रेरक की सतह पर, पहला पॉइंट लिखो, जिसको जो बोलना बोलने दो, आप लोग ध्यान दो, है ना। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ यहां पर ध्यान दो, उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अभिकारकों का अभिकारकों का विसरण तथा बाद में अधिशोषण, बाद में अधिशोषण, ये लाइन तो लिखे हैं प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से सुनो, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक का विसरण और बाद में अधिशोषण, ये लाइन देखो, चित्र ध्यान से सुनो, यह है उत्प्रेरक, यह है अभिकारक, तो अभिकारक क्या हुए, इस पर जाकर फैल गए, हो गया विसरण, और लाकर यहां जुड़ गए, तो ये हो गया अधिशोषण। क्लियर जी सर, ठीक है ना। तो पहले विसरण होगा, बाद में अधिशोषण होगा। आइए फिर उसके बाद अगली लाइन लिखते हैं, क्या होगा भाई, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, ठीक है। उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण, बस यही है। तो अब यहां पर ध्यान दो प्यारे बच्चे, यही तो बताए, जब अधिशोषण हो गया तो ये ए और बी आपस में मिलकर उसी उत्प्रेरक की सतह पर, है ना, उसी उत्प्रेरक की सतह पर मध्यवर्ती यौगिक का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे, ठीक है। गौरव कुमार, हाँ डाउट देख लेंगे भाई, ठीक है। मध्यवर्ती यौगिक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरक की सतह से विशोषण क्रिया द्वारा उत्पाद का हटना तथा उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार होना बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से है, ठीक है अभिराज, ठीक है अनीस, समझ में आ गया ना, बिल्कुल, हाँ हरिओम, ठीक है ना। ध्यान समझो, अगला पॉइंट तो यही लिखे प्यारे बच्चे कि उत्प्रेरक की सतह से विशोषण क्रिया द्वारा उत्पाद का हटना, अर्थात
विशोषण क्रिया द्वारा उत्पाद जो बना है वो आगे निकल जाएगा और उत्प्रेरक की सतह खाली हो जाएगी और आगे के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही लाइन हमने यहां पर लिखा। जब हमारा क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती यौगिक बन जाएगा, ठीक है ना। मध्यवर्ती जब यौगिक बन जाएगा तो ए और बी इस विशोषण की क्रिया द्वारा अपनी जगह को खाली कर देंगे, उस स्थान से हट करके आगे निकल जाएंगे, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा और जो उत्प्रेरक होगा हमारे लिए आगे जाकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, क्लियर है, समझ गए? तो पहले आप सभी क्या बनाएंगे, पहले ये थ्योरी लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद ये चित्र लिख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे चलेंगे। अगर आप सभी से ये प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न सिंपल सा बोल देगा कि विषमांगी अधिशोषण सिद्धांत की विवेचना कीजिए, है ना। ठीक है ना। हाँ, ये आपका हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगली हेडिंग आप सभी लिखना एंजाइम उत्प्रेरक। यहां से एंजाइम उत्प्रेरक से आप सभी को कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। कई बार यहां सभी से क्या पूछे गए हैं, प्रश्न को पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंजाइम उत्प्रेरक होते क्या हैं। एंजाइम उत्प्रेरक होते क्या है, इससे दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं ये नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। क्या सर जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं? हाँ भाई, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे शुरुआत में देखो तो N2+3H2 एरो एपी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये सभी मिलकर बनाए थे अमोनिया का निर्माण। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट में जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो तमाम प्रकार की क्रियाएं हमारे पेट में भी होती हैं, ठीक ना। हमारे पेट में भी तमाम प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे हम खाना खा लिए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में कुछ मिला, है ना। जैसे चीनी खा लिए तो चीनी हमारे पेट में पच जाएगी ना, गुलगुल गुलगुल करके कुछ ना कुछ होगा। हाँ, फिगर बनाना जरूरी है, इसलिए फिगर बनाए थे भाई, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाएंगे आप सभी, समझ रहे ना। तो कुछ ना कुछ हमारे क्रिया, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ पाया जाता होगा जो पाचन की क्रिया में सहायक होता है, समझ रहे ना। तो वही है। तो ये कुछ ऐसी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, तमाम ऐसी सारी चीजें हमारे पेट के अंदर मिलती हैं। बायोलॉजी वाले सर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कौन कौन से एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को धुआंधार तरीके से तोड़ते हैं, है ना। धुआंधार तरीके से तोड़ देते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से बारीक। जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसको खटाखट तोड़ने का कार्य क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो वहां पर कुछ ना कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम जो होते हैं जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आइए एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, फिर और भी डिस्कस आप सभी के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो भाई ये होते क्या है, तो एंजाइम उच्च अणुभार वाले, मेरे साथ लिखो प्यारे बच्चे, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, प्रभावित करते, कुछ भी लिख सकते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज शर्करा की, जैसे आपका होता C12H22O11 प्लस H2O, ये आपका क्या है, शर्करा है। ये आपका क्या है, शर्करा है। तो यहां पर ये टूटता किसकी उपस्थिति में है, तो एक एंजाइम होता है, जिसे हम बोलते हैं इनवर्टेस एंजाइम। क्या होता है, इनवर्टेस एंजाइम। इस इनवर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में टूटता है
और साथ में फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक ना। किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है, और साथ ही साथ किस में टूटता है? फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। बस ओ जैव रासायनिक, सॉरी, अभी बताओ, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया प्यारे बच्चे? जैसे हम चीनी ही खा लिए, चीनी का मतलब शर्करा, चीनी खा लिए, तो जो चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक इन्वर्टेस एंजाइम भी पाया जाएगा, है ना। जैसे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है ना, जो हमारी पाचन की क्रिया के लिए सहायक होता है ना। पाचन की क्रिया के लिए क्या होता है? सहायक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चे इस शर्करा को पचाने के लिए, चीनी को पचाने के लिए इन्वर्टेस एंजाइम कार्य करता है, और ये इन्वर्टेस एंजाइम इसको कन्वर्ट किस में करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है भाई। हाँ हिमांशु राज, हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में प्यारे बच्चे अंतर अणुसूत्र का नहीं होता, अणुसूत्र दोनों के सेम होते हैं, लेकिन इनकी जब संरचनाएं हम लोग बनाएंगे तब आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, अणुसूत्र से डिफाइन नहीं कर पाइएगा कि कौन सा ग्लूकोज होगा, कौन सा फ्रक्टोज होगा, दोनों के अणुसूत्र समान होंगे। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, अर्थात जैव अणु, है ना, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तब वहां पर आप सभी को हम सिखा देंगे कि ये भैया ग्लूकोज होता है और ये आपका फ्रक्टोज होता है। बोलो, लिख लिया ना? दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं, जिसमें संरचना का फर्क होता है। ये क्लियर हो गया भाई? नोट में लिख लेते हैं भाई, नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पर नोट लिखो 500 वाला। एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस लाइन को याद रखिएगा। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, एंजाइम एक क्या होते हैं? तो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। याद हो गया ना भाई? ऐसे सिंपल सा याद रखना एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक या जैव एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये आपका हो गया। आइए इनके लक्षण पढ़ते हैं भाई। जैसे उत्प्रेरकों के लक्षण होते हैं, सेम लक्षण इनका होता है। जैसे उत्प्रेरक के जो लक्षण होते हैं ना, वही लक्षण इनके भी होते हैं, समझ रहे ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एंजाइम, सॉरी, एग्जाम में फिगर बनाना, बिल्कुल भाई, फिगर आप सभी को बनाना है, ठीक है ना। जो एक चित्र है उसको बनाना जरूर है। हम आपको कॉपी लिखना भी सिखा देंगे कि पेपर टाइम में पेपर कॉपी लिखना कैसे है, ठीक ना। और एक बच्चा आज मेरे से पूछा था कि सर प्रैक्टिकल कब से कराइएगा, तो अगस्त से आपको हम कॉपी लिखाना शुरू कर देंगे। आप 30 से 40 रुपए की फाइल आती है, वो ले लीजिएगा, और आप सभी को हम ये भी बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे पेपर में सॉल्व करना है, सारी चीजें बता देंगे, ठीक ना। जिससे पेपर टाइम में जब आपका प्रैक्टिकल हो तो आप प्रैक्टिकल पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना रहे। सिर्फ और सिर्फ आप सभी को ध्यान रखना है, कहां पर पे, तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी को ध्यान रखना है अपने एग्जाम पर फोकस, ठीक है ना। हाँ, तो एंजाइम के लक्षण, ओ भाई साहब, एंजाइम की अगर हम लक्षण की बात करते हैं, पहला लक्षण, एंजाइम जो होते हैं, पहली लाइन लिखो मेरे साथ, लिखना, एंजाइम सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, सबसे अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। जो भी एंजाइम होते हैं ये सबसे अधिक प्रभावी क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, है ना। उनको जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, और पूर्ति करने के बाद उनको प्रोडक्ट में तैयार कर देते हैं। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा। गौरव भाई, हमको नहीं पता इसके बारे में सर, हम सो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं, जितने भी उत्प्रेरक होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है? तो एंजाइम जो उत्प्रेरक होते हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया था कि जो उत्प्रेरक होते हैं इनकी विशिष्ट प्रकृति के होते हैं,
है ना, इनकी प्रकृति क्या होती है प्यारे बच्चे, विशिष्ट होती है। तो ठीक उसी प्रकार से एंजाइम जो होते हैं इनकी भी प्रकृति विशिष्ट होती है। अर्थात जैसे अगर यहां पर हम बात करते हैं, जैसे ये शर्करा को जो चीनी है उसको कन्वर्ट करना, उसको तोड़ना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो इन्वर्टेस एंजाइम का हम प्रयोग किए हैं। किसका प्रयोग किए, इन्वर्टेस एंजाइम का। तो ऐसा नहीं कि शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने के लिए कोई और दूसरा उत्प्रेरक प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भाई। ग्लूकोज, अगर आप शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना चाहते हैं तो इन्वर्टेस एंजाइम के अलावा आप किसी का भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का विशिष्ट प्रकृति हो गया। ऐसा नहीं कि हर किसी के जाके हर किसी के साथ इन्वर्टेस जाए एंजाइम और हर किसी को बदलता हुआ चला जाए, हर किसी को बदल दे, ऐसा नहीं। एंजाइम फिक्स होते हैं कि इस अभिक्रिया में इसी का प्रयोग करना और किसी दूसरे का प्रयोग नहीं करना है, ठीक ना। तो यही कह रहा है यहां पर कि जो एंजाइम होते हैं ये भी एक क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर आप सभी लिखेंगे क्या, कि इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है, मतलब हर किसी के लिए लागू नहीं कर सकते हम लोग। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है, इनकी प्रकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। ये तो हो गया भाई जी सर। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो अल्ट्रावेव किरणें होती हैं, है ना, अल्ट्रावेव किरणें होती है जिसे हम बोलते हैं परावैंगनिक किरणें। ये परावैंगनिक किरणें कहां से आती हैं, तो अंतरिक्ष से आती हैं, ठीक ना। और अंतरिक्ष से परावैंगनिक किरणें आती हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ओजोन मंडल होता है, और ये ओजोन जो मंडल होता है इसमें एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं समतापी, है ना, समताप वायुमंडल जिसे बोलते हैं। और ये समताप वायुमंडल क्या करता है, उन परावैंगनिक किरणों में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये अवशोषित किरणें, ये परावैंगनिक किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाएं तो हमें त्वचा संबंधित कैंसर रोग या त्वचा से संबंधित कई सारे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। त्वचा से संबंधित कई प्रकार के रोग हमसे क्या कर सकते हैं, त्वचा से संबंधित कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें त्वचा का कैंसर एक विशेष रोग है। तो इसका मतलब इन परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में एंजाइम का प्रभाव पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो लिखते हैं भाई क्या हो जाते हैं कि परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की, है ना, जैसे वहां पर उत्प्रेरक साम्यावस्था को नहीं प्रभावित करते, है ना, जैसे उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से एंजाइम भी साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई कि एंजाइम साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते, एंजाइम साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अब काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अभी के लिए आप सभी को इतना जानना है, और एंजाइम से संबंधित जितनी जानकारी है प्यारे बच्चे वो आपके बायोलॉजी वाले सर बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं या फिर एंजाइम की और जो विशेषताएं हैं वो आप सभी को किस में देखने को मिलेगा, जैव अणु में हम पढ़ाएंगे, और नहीं तो बायोलॉजी वाले सर बता देंगे। बाकी यहां पर एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये एंजाइम का कार्य ये होता है कि जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है ना, तो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, हाँ। विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट मीन्स प्यारे बच्चे ऐसा समझ लो कि किसी के लिए खास हो। जैसे अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से छेना पसंद हो, रसगुल्ला पसंद हो सकता है किसी को ना पसंद हो, है ना। आपको बताया था विशिष्ट का मतलब क्या होता है। जैसे रास्ते चलते धूल सबके ऊपर पड़ती है, तो जो धूल के कण हैं अर्थात जो भौतिक अधिशोषण है वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। जैसे खाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पसंद होता है, उनको कुछ भी मिल जाए तो कुछ भी खा लेते हैं, तो विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। लेकिन जिनकी फरमाइशें होती है, मुझे खाने के लिए सिर्फ ये चाहिए, मुझे खाने के लिए ये चाहिए, तो वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ठीक ना। तो वो विशिष्ट प्रकृति का मतलब किसी की फिक्स चॉइस हो कि ये नहीं कि हमको जो मिले तो वही डकार देंगे, ऐसा नहीं है। प्रदीप जिसका बायोलॉजी नहीं है उसके लिए विवेक गुरुजी हैं, जय वर्ड में बताएंगे।
ठीक है ना। तो ये भी बात हो गया भाई, एंजाइम के लक्षण भी क्या हो गए हमारे, समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। सर को छेना नहीं पसंद है, सर को लड्डू बहुत पसंद है भाई, हम लड्डू के बड़े शौकीन आदमी हैं, है ना। और इसलिए पसंद है क्योंकि हनुमान जी को हम पूजा करते थे तो लड्डू ही चढ़ता है उनको। मेरे नाना जो थे वो भी हनुमान जी के भक्त आदमी थे, ठीक है, हनुमान जी के भक्त थे, तो इसीलिए लड्डू पसंद है। लड्डू उनके लड्डू चढ़ता था तो नाना के यहाँ जब भी जाते थे लड्डू ही खाने को मिलता था, ठीक है। आइए हेडिंग लिखते हैं प्यारे बच्चे, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि, जिसे हम बोलते हैं ताला कुंजी सिद्धांत, है ना। इसे आप अपनी बुक में देखिएगा, तो इसे हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चे, ताला कुंजी सिद्धांत, या ताला चाबी भी लिखा होता है, ताला कुंजी लिखते हैं, ताला कुंजी सिद्धांत। कितना गजब का नाम है, पराबैंगनी किरण होगा, नहीं पराबैंगनी किरणें होती हैं लेकिन अपने यहां नहीं होती, वो अंतरिक्ष में पाई जाती है, अंतरिक्ष से आती है। हाँ ठीक है, नहीं पसंद है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मोना। चलो प्यारे बच्चे आगे सब लोग ध्यान से समझिएगा, ताला कुंजी सिद्धांत तो होता कैसे है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। जो एंजाइम होते हैं ये विशिष्ट आकृति के होते हैं। एंजाइम की जो आकृति होती है, मान लो प्यारे बच्चे कुछ इस प्रकार से होती है, ध्यान समझिएगा, पहले हम चित्र बना रहे हैं फिर इसकी लैंग्वेज लिखवाते हैं। ये विशिष्ट आकृति के होते हैं, इनकी आकृति क्या होती है, विशिष्ट होती है। ये एंजाइम है, यहां लिख भी देते हैं, ये क्या होते हैं, एंजाइम। और ये जो खाली जगह दिख रही है ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे कोटर, है ना। ये जो खाली जगह दिख रही है ये कोटर होती है। तो एंजाइम जो होते हैं इनमें बहुत सारे कोटर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छिद्र टाइप में होते हैं, ठीक है। और जो हमारे अभिक्रियक होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, ये अभिक्रियक है, जिसे हम बोलते हैं अभिकारक सब्सटेंस। तो आपको लग रहा होगा ना, कुछ ताले चाबी का कुछ आकार दिख रहा होगा, है कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना, कि ये एंजाइम है, ये अभिकारक है, और इसी के यहां पर जो ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ये क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो जब भी एंजाइम अभिकारक को तोड़ना होता है तो ये अभिकारक एंजाइम के कोटर में जाकर ऐसे जुड़ जाते हैं, सट जाते हैं। जैसे चाबी होती है और ताला होता है, तो जो चाबी होता है ना, है ना, चाबी होता है और ले जाकर के उसी में लगा देते हैं और इसे घुमा देते हैं, ठीक है ना, घुमा देते हैं। और जब घुमा देते हैं तो ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो वही यहां पर है, वही यहां पर होता है, ये आपका होता है एंजाइम। ये आपका हो गया एंजाइम वाला भाग। और इधर इसी में आकर के कौन सट जाता है भाई, अभिकारक वाला भाग, इसी में आकर के ये जुड़ जाते हैं। और ये जब बनाते हैं तो इसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल। जैसे मध्यवर्ती बोलते हैं ना, वही है एंजाइम क्रियाधार संकुल, जिसे आप मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ठीक है। अब क्या हो गया, हाँ अब क्या हो गया भाई, जैसे ये एक अलग भाग है, ये अलग भाग है। मान लो ये ताला है और ये कुंजी है, ऐसे समझो, ये ताला है ये कुंजी है, तो ताले में चाबी को लगाएंगे, लगेगा ना, तो ताला ये हो गया, ये चाबी हो गया, जाके सट गया, घुस गया अंदर, तो आ गया भाई ना, यहां पर जुड़ गया। अब क्या होगा कि चाबी को हम घुमा देंगे, चाबी को क्या कर देंगे, घुमा देंगे, तो ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो यहां पर पे जो उत्प्रेरक होता है वो पूरा का पूरा तो ऐसे सीधा अलग होगा, ये उत्प्रेरक तो जो हो वो तो टूटेगा नहीं, ये तो उत्प्रेरक ऐसे सीधा निकल जाएगा,
लेकिन जो हमारा उत्प्रेरक होगा वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। वो जो ये पूरा पूरा भाग दिख रहा है ना, वो ऐसे छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। ऐसे बना लेना, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, उत्प्रेरक हो गया, एंजाइम उत्प्रेरक, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, उत्पाद हो गया। यही है प्यारे बच्चे क्या, ताला कुंजी सिद्धांत। ठीक है, हाँ। साम्यावस्था, आशुतोष पूछ रहे हैं सर साम्यावस्था क्या है। साम्यावस्था मेरे प्यारे बच्चे, जिस पर अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं बराबर हो, और जब सांद्रताएं बराबर होंगी तो उसका वेग बराबर होगा, अर्थात अग्र और पश्च अभिक्रियाओं के वेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होंगे तो उसी को हम साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है। रोजी, राजीव मोदी, बोलिए ना क्या दिक्कत है। नहीं, गलत बात नहीं बोलते अरशद। ठीक है, नहीं नीरज ऐसी बात नहीं है यार। हाँ ठीक है, हाँ। ताला खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, और इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, ताला कुंजी सिद्धांत बोलते हैं। बोलो, चलिए इसकी लैंग्वेज लिखें भाई हम लोग। केमिस्ट्री पागला, ऐसा कौन बोलता है प्रदीप, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, अब हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं बिना किसी देरी के। तो होता क्या है प्यारे बच्चे कि एंजाइम के जो कोलाइडी कण की सतह पर, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, एंजाइम के कोलाइड कण की सतह पर, कोलाइड कण की सतह पर, कण की सतह पर बहुत सारे कोटर होते हैं, बहुत सारे कोटर होते हैं, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, कोटर होते हैं। ये कोटर अभिलाक्षणिक, मतलब आकृति इनकी जो विशेष होती है, अभिलाक्षणिक, ये कोटर अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं। अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं, एवं इनमें सक्रिय समूह जैसे कई सारे समूह उस कोटर में पाए जाते हैं। तो सक्रिय समूह जैसे NH2 जिसे हम बोलते हैं एमीन, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक होता है, जैसे SH होता है, जैसे OH समूह आदि होते हैं, आदि होते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ हाँ। तो आगे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे कि अभिकारक के अणु, अभिकारक के अणु जिनकी पूरक आकृति होती है, जिनकी परिपूरक आकृति होती है, परिपूरक क्या होती है, आकृति होती है, वह सक्रिय समूह, सक्रिय, सॉरी है ना, क्या होती, परिपूरक आकृति के होते हैं, वह इस ताले में, वह इस, एक मिनट वह इस, एक मिनट भाई रुक जाओ, है ना, अभिकारक के और जिनकी आकृति परिपूरक आकृति की होती है, वह इस कोटर में, सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, आप लोगों की काफी गंदी हुई होगी, उसके लिए माफी चाहते हैं, दिल से सॉरी भाई। वह इस कोटर में ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं, ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं।
हिट हो जाते हैं। आगे क्या होगा भाई, यहां पर सक्रिय समूह की उपस्थिति में, अब कोटर में क्या होता है, सक्रिय समूह उपस्थित होता है, तो लिखेंगे हम यहां पर सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण यह एक सकृत संकुल का निर्माण करते हैं, जो विघटित होकर उत्पाद बनाते हैं। चलिए, आकृत के होते हैं, छोड़िया कहां पे, अभिलाक्षणिक आकृत के होते हैं। बड़ी भाई चील की निगाह है आप लोगों को, बोलते तो हैं उसको लिख लिया करो। अभिलाक्षणिक आकृत के होते हैं, इनमें सक्रिय समूह जैसे NH2, COOH, SHOH आदि होते हैं। अभिकारक के और जिनकी परिपूरक आकृति होती है वह इस कोटर में ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं और सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण यह एक सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं जो विघटित होकर उत्पाद बनाते हैं। सही है। ठीक है, छुट्टी होगी भाई लेकिन खत्म तो हो जाइए, बस सिंपल सा भाई। यहां पर आइए, अब पीछे आइए, यहां पर देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, इस एंजाइम की सतह पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कोटर होते हैं, और इन कोटरों में कौन कौन से समूह होते हैं, तो इन कोटरों में एक सक्रिय समूह होते हैं, जैसे मान लो OH समूह है, COOH समूह है, NH2, ऐसे समूह क्या होते हैं यहां पर उपस्थित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये उपस्थित समूह होते हैं। और ये जो उपस्थित समूह होते हैं, इनमें जो अभिकारक होते हैं परिपूरक प्रकृति होते हैं, मतलब इससे जुड़ने के बाद, है ना, इससे जुड़ने के बाद ये परिपूरक आकृति के हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ताले में चाबी जाकर फिट हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से इन सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण ये अभिकारक इस एंजाइम के कोटर में जाकर जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद एक क्या बनाती है, मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करती है, अर्थात एक सकृत संकुल का निर्माण करती है। और बाद में और उसी सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण, एंजाइम में सक्रिय समूह की उपस्थिति के कारण ये जो अभिकारक है वो किसमें विघटित हो जाते हैं, उत्पाद में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा भाई, पराबैंगनी सही तो लिखा भाई, पर बैगनी नहीं लिखे, पर बैगनी होगा, नहीं पर बैगनी या परा बैगनी दोनों पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपका हो गया। अच्छा, कुछ एंजाइम और कुछ स्रोत हैं, ये लास्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। और आप सभी को ये बता दे रहे हैं कि कल की क्लास है 1 शॉट की, और आप सभी को बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे, कल 7 बजे है 1 शॉट, और आई होप उसमें आप बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिएगा, उस क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, जहां पर हो, अपने इंस्टा पे, है ना, या फिर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, किसी ग्रुप में जुड़े हो तो आप उसको जरूर लगाइएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े हो। ठीक है ना। परिपूरक क्या है, तो परिपूरक जो पूर्ण करने की क्रिया हो, परिपूरक जो पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए। ये क्या होते हैं भाई, देखो ध्यान सुनो, ये आपका होता है एक एंजाइम जो कि डायस्टेस एंजाइम, इसमें कहां से प्राप्त होता है, एक माल्ट पदार्थ है उससे प्राप्त होता है। तो ये किसमें बदलता है, स्टार्च को किसमें बदलता, माल्टोस में। तो स्टार्च जो एंजाइम है वो माल्ट से प्राप्त होता है, लेकिन वो स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, माल्टेस एक एंजाइम होता है जो ईस्ट से प्राप्त होता है, और ये माल्टोज को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। इन्वर्टेस एंजाइम होता है, ये भी ईस्ट में पाया जाता है, और सुक्रोज को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक उसी प्रकार से एक जाइमेस एंजाइम होता है, ये ईस्ट में पाया जाता है, और जो ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक यूरेज होता है जो कि सोयाबीन में पाया जाता है ना, ये यूरिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और एक होता है पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आमाशय में पाया जाता है, और ये प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ एंजाइम है ना, और इस एंजाइम कहां पाए जाते हैं, कौन सा पदार्थ को प्रेरित करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये थोड़ा सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका जो आपका उत्प्रेरण वाला भाग था वो लगभग समाप्त हो चुका है। हम आपको चयनात्मक बढ़ा देंगे और एक और है, वो 2 टॉपिक और बचे हैं जिससे उत्प्रेरण खत्म हो जाएगा। मतलब मंडे को जो क्लास हम लेंगे उसमें उत्प्रेरण तो पूरी तरीके से समाप्त होगा और साथ ही साथ कोलाइड वाला चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। गोविंद परवैगनी होता है, परवैगनी भी होता, परावैगनी भी होता, कॉपी पेस्ट ना करो मेरे भाई, ठीक है। अरशद ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ समझ गए। तो हम आप सभी से बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे, कल 1 शॉट क्लास है और उस 1 शॉट में क्लास में सभी प्यारे बच्चे अपने उस इंस्टा आईडी हो या फिर आपका और भी कोई भी सोशल मीडिया एक्टिव हो तो वहां पर जरूर लिखिएगा, ठीक ना। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करिएगा प्यारे बच्चे। और आप सभी को ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाला समय जब भी आपके पास रिजल्ट आएगा आपके हाथों में, तो केमिस्ट्री का पेपर आसान होगा, केमिस्ट्री आपके लिए आसान होगी, ठीक है ना। आपके लिए सारी चीजें आसान होंगी, आपको ये विश्वास है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। कि समय बदलता जरूर है, बस सब्र रखना पड़ता है। समय बदलता है, बस सब्र रखना पड़ता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। हर मोड़ पर मिलती है ठोकरें, संभल कर चलना पड़ता है। रास्ते अंधेरे से भरे हो तो खुद को उजाला बनाना पड़ता है ना। अगर रास्ते क्या हो प्यारे बच्चे, अंधेरों से भरे हो तो खुद को उजाला बनाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे तरीके से हम कार्य को करें, कुछ अच्छा करें, अपने माँ बाप के लिए अच्छा करें, तो ये जीवन संघर्ष है। संघर्षों से लड़कर जो आगे बढ़ता है वास्तव में वो अपने जीवन को बहुत आगे तक लेकर जाता है, ठीक है हिमांशु राय। तो क्लास कैसी लगी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से उस क्लास को शेयर भी करेंगे। शेयर करेंगे कि नहीं पहले एक बार बताइए, ठीक है महेश, थैंक यू प्यारे बच्चे। भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी अपने लोग, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते होंगे उससे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो अपना भी ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से पानी को जितना पी पाइएगा उतना पीजिएगा। खाना वाना थोड़ा कम खाइएगा, ठीक ना, खाना थोड़ा कम खाइएगा, बाकी आप पानी हुमाच के पीजिएगा, खूब ढंग से पीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। जो भी डाउट वाले कमेंट आ रहे हैं वो कल क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तबियत नहीं ठीक थी इसलिए नहीं कर रहे थे, बाकी हम डाउट लगभग सॉल्व करते थे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।